अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद हाजरा। जैसा कि आपको पता है हमने यूरोपियन हिस्ट्री स्टार्ट की थी, उसका हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लिया था। आज हम देखेंगे नेपोलियनिक एरा। नेपोलियनिक का जो टाइम पीरियड है वो 1799 से 1815 तक चलेगा। तो हम इसको इन डिटेल देखते हैं कि ये क्या है। ओके। नेपोलियन के टाइम पे तीन विंग्स थे यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर। एक था लेफ़्ट विंग कहता था मेजर चेंज होना चाहिए, यानी थ्रू आउट द सारे चेंजिंग आना चाहिए। ये एक्चुअली में रेडिकल्स थे, जैकोबिन्स थे, ये कहते थे मोनार्की नहीं होनी चाहिए, इसको ख़त्म कर दो। दूसरा था राइट विंग कहता था कि चेंजिंग नहीं होनी चाहिए बल्कि हमें वापस पास्ट में जाना चाहिए। ये कंजर्वेटिव्स थे, ये कहते थे स्टेट जनरल और लिमिटेड मोनार्की जो है वो वही पुराना सिस्टम वापस लेके हम उसी में रहना चाहते हैं। इन दोनों के दरमियान में थे सेंट्रिस्ट, जो कहते थे कहीं पे चेंजिंग हो जाए, कहीं पे वही पुराना सिस्टम रहे। तो ये मॉडरेट्स थे, कहीं कहीं चेंजिंग चाहते थे, कहीं नहीं। ये कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा नेपोलियनिक बोनापार्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 में फ्रांस में पैदा होता है, आइलैंड ऑफ कोर्सिका में। और ये अपने आप को ट्रू सन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कहता है। ये मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और मिलिट्री स्कूल से इसने एजुकेशन हासिल की, रेडिकल जैकोबिन्स में यानी लेफ्ट विंग से था ये। और इसने 16 ईयर की एज में आर्मी को ज्वाइन किया और 27 की एज में ये जर्नल बन गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे प्रशिया और ऑस्ट्रिया से जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पे इसको वहाँ पे विक्ट्री मिली थी, इस वजह से इसको मिलिट्री में बहुत ज़्यादा जीनियस समझा जाता है और इसको फ्रांस का नेशनल हीरो माना जाता है। और ये कहता होता था कि अब पावर इज़ माई मिस्ट्रेस। हाँ, अब हम पहले टॉपिक की तरफ, अपने आउटलाइन की तरफ जाते हैं। राइज ऑफ पॉलिटिकल पावर में जो एफपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है नेपोलियन का, हम उसको देखेंगे। तो राइज़ ऑफ पॉलिटिकल पावर में हम देखेंगे कि जब नेपोलियन पावर में आता है उस टाइम की डायरेक्टरी बहुत ज़्यादा करप्ट होती है। तो लोगों को उस टाइम पे ये डर होता है कि वापस वही रेन ऑफ टेरर वापस ना आ जाए जो पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने आपको बताया था इन डिटेल, कि वही अभी जो है वो 1799 में भी वही रेन ऑफ टेरर वापस ना आ जाए। लोगों को इस बात का ना बहुत डर होता है, तो फियर क्रिएट होता है लोगों में। नेपोलियन ये देखते हुए ना पावर रिज्यूम कर लेता है और इसको मिलिट्री की जो फ्रेंच की मिलिट्री होती है ना उसको इसको सपोर्ट हासिल होती है और ये आती है डायरेक्टरी को डिज़ोल्व कर देता है और ये अपने आप को फ्रांस का फर्स्ट कौंसल डिक्लेयर कर देता है। कौंसल मीन्स डिक्टेटर। और जब 1800 के स्टार्ट में अगर हम देखें तो फ्रांस जो है ना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वोटिंग करता है और इन तकरीबन फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लेकर 1800 तक तकरीबन 10 सालों में 5 दफ़ा गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो नेपोलियन जब आता है ये दोबारा से प्लेबिसाइड करवाता है, वोट करवाता है लोगों से, उनसे अप्रूव लेता है कि दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और नेपोलियन एक जो है वो ऑफिशियली इसके रूल्स वगैरह बनाता है। तो नेपोलियन जब पावर में आ जाता है वो फ्रांस के अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है, यानी नेपोलियन ब्रॉट सम चेंजेस तो इन फ्रांस। तो हम उसमें देखेंगे कि आते ही इसने सबसे पहले जो काम किया वो इसने फ्रांस की इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ किया। फेयर टैक्सेस इसने लगाए, करेंसी को इसने जो है वो राइज़ किया, बैंकिंग सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया और फिर इसने जो गवर्नमेंट में करप्शन हो रही थी उसको रिड्यूस किया। गवर्नमेंट को सिस्टमैटिक तरीके से इसने चलाया, गवर्नमेंट्स में जॉब्स दी और प्रमोशंस जो थी वो मेरिट बेस्ड की इसने। इसने फ्री पब्लिक स्कूल इस्टेब्लिश किए। इससे पहले तकरीबन 4 से 5% लोग बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते थे, वो भी नोबल्स के। तो अब ये होने लगा कि जब इसने फ्री स्कूल दिए तो मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स जो हैं वो स्कूल जाने लगे पहली बार। और इसने कैथलिक चर्च के साथ पीस साइन किया, कंकॉर्डेट एग्रीमेंट था, इसने चर्च के साथ साइन किया था और इसने ट्रेडिशनल रिलीजन को दोबारा से अलाउड किया था। और इसने ये किया था कि गवर्नमेंट को चर्च को इसने अपने अंडर ही यानी गवर्नमेंट के अंडर ही रखा था, लेकिन उनको दोबारा से परमिशन दे दी थी।
फ्रांस के लाज इसने रीराइट किए, क्लास सिस्टम को इसने ख़त्म किया, नोबल्स को वापस लाया, पीजेंट्स को ज़मीन दे दी कि यहाँ पे ही रहो, इकोनॉमी को इसने ठीक किया, प्राइसेस को इसने कंट्रोल किया, इंडस्ट्रियल ग्रो हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह बनाई, एजुकेशन सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया फ्री पब्लिक स्कूल्स वगैरह। इसने नेपोलियन ने कोड दिए थे, मैंने कहा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसने अपने लाज इंट्रोड्यूस करवाए थे और इसने फ्यूडल सिस्टम को एंड किया था। लेकिन इसने वुमेंस की तरफ देखा जाए तो वुमेंस के राइट इसने जो हैं वो ले लिए थे, वुमेंस ने सारे राइट्स अपने लॉस कर दिए थे। ये कहते था कि औरत को ना अपने शोहर पर ही डिपेंडेंट होना चाहिए। तो नेपोलियन ने ना औरतों के हवाले से ना मतलब इसने अच्छे काम नहीं किए। बाकी फ्रांस की अगर हम बात करें तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेपोलियन बिल्ड एन एम्पायर, ये अपने आप को माइटीएस्ट सोल इन द अर्थ कहता था। इसका एक्चुअली मकसद ये था कि पूरी दुनिया को ना इसने फ़तह करना है। पहले इसने फ्रांस फिर यूरोप की तरफ जाता है और फिर पूरी दुनिया की तरफ इसको होता है प्लान कि मैंने उसको फ़तह करना है। तो 1804 में नेपोलियन अपने आप को डिक्लेयर कर देता है एम्पेरर ऑफ फ्रांस। पहले कौंसल बना था, अभी अपने आप को एम्पेरर कह देता है फ्रांस का। और इसके लिए ये फिर प्लेबिसाइड करवाता है और ये बन जाता है 1804 में एम्पायर बन जाता है। नेपोलियन डिफरेंट अटेम्प्ट्स करता है यूरोप को कंकर करने की। उसके लिए सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करने के लिए इसको पैसा चाहिए होगा, तो इसको मिलिट्री के लिए को फाइनेंस करने के लिए ये नॉर्थ अमेरिका में एक इसकी एक टेरिटरी होती है लुजियाना, उसको ये यूएस पे सेल करते हैं अपनी मिलिट्री को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, ताकि यूरोप को वो एक्सप्लॉइट कर सके। इस तरह से नेपोलियनिक की वार स्टार्ट हो जाती है। शुरू में नेपोलियन को विक्ट्री मिलती है ऑस्ट्रिया के, प्रशिया के, स्विट्ज़रलैंड और इटली के अगेंस्ट में ये जीत जाता है और पूरे यूरोप में फ़्रांस की आर्मी डोमिनेट हो जाती है। 1800 के बिल्कुल स्टार्ट के 10 सालों में फ्रेंच आर्मी डोमिनेट करते हैं यूरोप के अंदर। जब नेपोलियन का यहाँ से विक्ट्री मिल जाती है, आफ्टर दैट नेपोलियन अपनी अटेंशन टर्न कर लेता है इंग्लैंड की तरफ और इंग्लैंड में एक ये वार लड़ता है इंग्लैंड के साथ, नेवल बैटल ऑफ ट्रफलगर 1805 में, जिसमें ये अपने इंग्लैंड को इसको जब यहाँ से लॉस हो जाता है बैटल ऑफ ट्रफलगर से, तो ये इंग्लैंड को कैप्चर करने का, उस पे के साथ वार करने के प्लान्स को कुछ टाइम के लिए छोड़ देता है। तो अब नेपोलियन को ये पता चल जाता है कि ब्रिटिश को डिफ़ीट करने के लिए, ग्रेट ब्रिटेन को डिफ़ीट करने के लिए सबसे पहले इसको उसकी नेवी को डिफ़ीट करना होगा और फिर उसको ब्रिटिश इंग्लैंड आइलैंड पे ना उसको इन्वेड करना होगा। तो ब्रिटिश का लॉर्ड नेल्सन इसको डिफ़ीट कर देता है फ्रेंच फ्लीट को। ये एक्चुअली जो ट्रफलगार जो जगह है ये स्पेन के एक कोस्टल एरिया है वहाँ पर। तो यहाँ से नेपोलियन को बहुत बुरी शिकस्त होती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम जब इसको नेपोलियन को वहाँ से शिकस्त हो जाती है, डिफ़ीट होती है, आफ्टर दैट वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें वो ब्रिटेन की सप्लाई लाइन को स्टॉप करने की कोशिश करता है, कट ऑफ करता है। कॉन्टिनेंटल मार्केट होती है ये एक, उसको ये स्टॉप करवाने की कोशिश करता है, पूरे यूरोप को कहता है कि आपने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को फॉलो करना है। क्योंकि ये पता होता है कि इसको कि ब्रिटिश पे अगर हमला किए बगैर अगर जीतना है ना, तो सबसे पहले मुझे उसकी इकोनॉमी को ख़राब करना होगा। तो ये पूरे यूरोप को स्टॉप करता है, इनको रोकता है कि आपने ब्रिटिश के साथ ट्रेड नहीं करना, और इस पर्पज़ के लिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि ब्रिटिश का सर्वाइवल ही कॉन्टिनेंटल सिस्टम के ऊपर होता है, ट्रेड के ऊपर होता है। तो नेपोलियन यूरोप को रीऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करता है। इसमें यूरोप का सारा फ्रेमवर्क जो है ना उसको ब्रेक डाउन कर देता है। होली रोमन एम्पायर को बिल्कुल तोड़ फोड़ देता है और वेस्टर्न जर्मन स्टेट्स जो है उनको रीऑर्गेनाइज़ करता है, जैसे कन्फेडरेशन ऑफ राइन है जो आजकल का जर्मनी है आपके पास ये।
और पूरा यूरोप नेपोलियन के कंट्रोल में आ जाता है एक्सेप्ट रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन और पुर्तगाल के। फिर पेनिनसुला वार 1807 से 1814 तक चलती है, और जिसमें फ्रांस के दोनों अलाइज पुर्तगाल और स्पेन कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इन्फोर्स करने में फेल हो जाते हैं। स्पेनिश में रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है और फ्रेंच इसको बहुत ब्रूटली सप्रेस्ड करता है, और डिफरेंट इंसर्जेंसीज नेपोलियन के अगेंस्ट स्टार्ट हो जाती हैं, उनको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा होता है। तो फिर वार ऑफ फिफ्थ कोलिशन होती है 1809 में, जिसमें ऑस्ट्रिया, एब्रियन पेनिनसुला और ब्रिटिश ये सारे मिल के कोलिशन बनाते हैं, और नेपोलियन को यहाँ से भी डिफीट हो जाती है। फिर जो कॉलोनियल एम्पायर बनाई हुई थी फ्रांस ने, फ्रेंच ने, नेपोलियन ने, यहाँ से भी उसको शिकस्त हो जाती है, नेपोलियन के कंट्रोल से आउट हो जाती है। फिर रशियन कंपेन होती है 1812 में। अलेक्जेंडर ज़ार वन कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अगेंस्ट भी, ये भी अगेंस्ट हो जाता है। तो नेपोलियन अपनी 7 लाख आर्मी को इकट्ठा करता है और अगस्त के मिड में रशिया में जा पहुँचता उनसे लड़ाई करने के लिए। लेकिन फाइनली वहाँ से भी इसको जब डिफीट हो जाती है, तो ये अपनी तकरीबन 20 से 22 हज़ार आर्मी के साथ वापस रिट्रीट करता है। फिर वार ऑफ सिक्स्थ कोलिशन होती है 1812 से 14 में। इसको वार ऑफ लिबरेशन भी बोलते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, स्वीडन और यूके ये मिल के, और डिफरेंट जर्मन स्टेट्स ये सारी मिल के नेपोलियन के अगेंस्ट लड़ती हैं, और नेपोलियन को यहाँ से भी डिफीट हो जाती है। और फिर नेपोलियन अपनी तकरीबन 4 लाख आर्मी और बिल्ड करता है, और इस चीज़ को देखते हुए नेशनल रेजिस्टेंस ग्रो हो जाती है नेपोलियन के अगेंस्ट पे। लोग थक जाते हैं लड़ाई कर कर के, क्योंकि एट अ टाइम वो बहुत जगह लड़ रहा होता है। और फिर बैटल ऑफ नेशन होती है, ये सबसे बड़ी जंग होती है, ठीक है, इन कोलिशंस की। लिप्जिक के मकाम पे बेल्जियम, सॉरी, लिप्सिक के मकाम पे ये लड़ाई होती है, और यहाँ से भी इसको रशिया से डिफीट मिलती है, और ये यूरोप की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग होती है, ठीक है, वार होती है। नेपोलियन का फॉल स्टार्ट हो जाता है। रशिया, यूके, स्पेन ये सारे मिल के नेपोलियन को बहुत बुरी तरह डिफीट करते हैं। फिर 100 डेज़ वार होती है 1815 में। नेपोलियन मार्च करता है पेरिस की तरफ, और 1815 में बैटल ऑफ वाटरलो बेल्जियम के मकाम पे होती है, नेपोलियन को यहाँ से भी डिफीट मिल जाती है। और फाइनली सेंट ऑफ आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना के मकाम पे यूरोप, सॉरी, नेपोलियन को एग्ज़ाइल किया जाता है, जो कि साउथ अटलांटिक में है। और फाइनली जाके 1821 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है। नेपोलियन का डिक्लाइन जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ये डाउनफॉल हम वो देखेंगे। सबसे पहले ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये इसकी मेन रीज़न है, इन अ सेंस के इसने ये इंट्रोड्यूस तो करवाया था उनको सप्लाई लाइन ब्रिटिश की रोकने के लिए, लेकिन इन रिटर्न ये सारे ही कंट्रीज़ जो इसकी अपनी कॉलोनीज़ होती हैं, जो इसके लाइज होती हैं, वो भी इसके सारे ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो ये भी एक इसकी रीज़न है इसके डाउनफॉल की। अगर ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम ना बनाता तो मे बी इसका डाउनफॉल ऐसे ना होता। फिर एक्सेसिव एम्बिशन एंड ईगोइज़्म, इसकी बहुत ज़्यादा इसकी ख्वाहिशात, ईगोइस्ट था ये, और इसकी जो एम्बिशंस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे। पहले जैसे इसने फ्रेंच को किया, फिर यूरोप को, और फिर पूरी वर्ल्ड को ये हासिल करना चाहता था। तो ये इसके एक्सेसिव एम्बिशंस और ईगोइज़्म जो है ना, ये भी इसके डाउनफॉल का रीज़न है। इसने अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया था। एट अ टाइम ये बहुत तरफ लड़ रहा था, हर तरफ से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पे हर तरफ ये लड़ रहा था, तो यहाँ से भी इसको डिफीट होती है। और नेशनलिज्म इन ऑक्युपाइड एम्पायर, जो इसकी एम्पायर जहाँ जहाँ इसने बनाई हुई थी अपनी, वहाँ पे भी नेशनलिज्म स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे इसके रीज़न इसके डिक्लाइन के। होपफुली कि आपको नेपोलियन बोनापार्ट का टॉपिक समझ आ गया होगा। एफपीएससी के की दी हुई टॉपिक्स या हेडलाइंस को देखते हुए हमने इसको कंप्लीट सॉल्व किया है। होपफुली आपको ये समझ आएगा। स्टिल अगर कोई भी आप लोगों को इश्यू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।